नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार की, दिल्ली चुनाव में आए दिलचस्प मोड़ की। देखेंगे अब अपने किस बयान पर घिरे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, बॉलीवुड स्टार सैफ पर हमले का कहां जुड़ रहा है कनेक्शन। जानेंगे चिराग पासवान के प्लान से क्यों एनडीए दिख रहा है संकट में, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे जस्टिस शेखर यादव के बयान की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगी लागू, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का घटा 20 किलो वजन। अनशन की शुरुआत में डल्लेवाल का 86 किलो वजन अब घटकर हुआ 66 किलो 400 ग्राम। करीब 53 दिन से अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले से टकराई नीलगाय, बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला। अजमेर दरगाह में जियारत करने जा रहे थे अब्दुल्ला। लाल निशान पर बंद शेयर बाजार, 423 अंकों की गिरावट के साथ 76,619 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 108 अंकों की गिरावट के साथ 23,203 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने तीखे बयानों से वो मोदी सरकार की नींद उड़ा देते हैं, तो कभी आम लोगों के बीच अचानक पहुंचकर उनकी परेशानियों को सुनने और उसे दूर करते हुए दिखाई देते हैं। और अब राहुल गांधी का एम्स दौरा चर्चाओं में आ गया है, तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। कभी सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं तो कभी दलितों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। यानी भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया गया जनसंपर्क का सिलसिला उन्होंने अभी तक जारी रखा है। उसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात में अचानक से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स पहुंच गए। यहाँ राहुल गांधी ने एम्स के पास में सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर डेरा डाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर ही मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है, जिस पर अब लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अपनी इस यात्रा पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीमारी का बोझ, ठिठुरने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा कर दिल्ली सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल के दौरे से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी ने एम्स पहुंचकर मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है, तो दिल्ली चुनाव ने एनडीए की एकजुटता की पोल खोल दी है। नामांकन के आखिरी दिन एनसीपी ने 30 उम्मीदवार उतार दिए। वैसे इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ आपको चुनौती नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी मजबूती से चुनौती पेश कर रही है। तो क्या है दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। एनडीए में शामिल एनसीपी ने 30 उम्मीदवारों को और मैदान में उतार दिया है। अजीत पवार की बीजेपी से नाराजगी की पहले से ही खबरें सामने आ रही थी और अब एनसीपी ने 30 उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस बीच नामांकन के अंतिम दिन आज निर्वाचन कार्यालय में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी। अंतिम दिन 500 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा कराए गए, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आप सहित दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार शामिल हुए। आखिरी दिन इन तीनों पार्टियों के कई बागियों ने भी नामांकन जमा कराया। अब 18 जनवरी को सभी नामांकनों की जांच की जाएगी। इस बीच बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने और सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया गया है। तो बीजेपी के वादों पर केजरीवाल ने तंज कसा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में केजरीवाल की सभी योजनाएं जारी रखने की बात कही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दें।
केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे से करेगा, फिर कोई बीजेपी को वोट क्यों दे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आज कुछ रेवड़ियां लेकर आई है। हमारा उनसे सवाल है कि क्या रेवड़ियों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का अप्रूवल ले लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटता है, ये ठीक नहीं है। आप और बीजेपी के अलावा दिल्ली में इस बार कांग्रेस भी पूरा दमखम दिखा रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को नई दिल्ली सीट पर रैली करने पहुंच रहे हैं। इस सीट से केजरीवाल आपके उम्मीदवार हैं। दिल्ली में बीजेपी की चुनौती बढ़ती जा रही है, तो बीजेपी की परेशानी को आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान भी बढ़ा रहे हैं। अभी देश की आजादी को लेकर भागवत के बयान पर बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि भागवत अब नए विवाद में फंस गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हाल ही में अपने बयानों को लेकर विवादों से घिर रहे हैं। अब हाल ही में कैथोलिक बिशपों की संख्या सीबीसीआई ने भागवत के उस बयान पर विरोध दर्ज कराया है, जिसमें भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा था कि मुखर्जी के राष्ट्रपति रहते हुए अगर संघ की तरफ से घर वापसी का अभियान नहीं चलाया गया होता तो आदिवासियों का एक गुट राष्ट्र विरोधी हो जाता। भागवत ने कहा था कि धर्म परिवर्तन अगर आंतरिक परिवर्तन से होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये काफी हद तक ठीक है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से प्रथाएं और पूजा पाठ होती है, लेकिन किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से पता चलता है कि इसका मकसद आध्यात्मिकता फैलाना नहीं बल्कि अपना प्रभाव बनाना है। बता दें कि संघ की तरफ से घर वापसी शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए किया जाता है और अब भागवत के इसी बयान पर विवाद गहरा गया है। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कैथोलिक बिशपों की संस्था सीबीसीआई ने विरोध जताया है और इस तरह के बयानों को चौंकाने वाला बताया है। संस्था ने भागवत से सवाल किया है कि पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के जीवित रहते वक्त भागवत ने इस बारे में क्यों कुछ नहीं बोला। सीबीसीआई ने आगे कहा कि हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बयान से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। अब सीबीसीआई के इस विरोध पर संघ की ओर से कोई बयान सामने आता है या नहीं, ये देखना होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी चर्च जा रहे हैं तो भागवत ईसाई समुदाय पर निशाना साध रहे हैं और बयान भी ऐसे दे रहे हैं जिसकी सच्चाई का कोई पता भी नहीं लगा पाए। भागवत के बयान से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है तो बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर उनके ही घर में हुए हमले के चलते महाराष्ट्र की एनडीए सरकार सवालों में घिर गई है। सैफ पर हमले को लेकर पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा में एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर के अंदर हमला किया गया। उनके ऊपर चाकू से 6 वार किए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि जिस शख्स को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले बताया गया था कि सैफ केस से जुड़े संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध का नाम शाहिद है और उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। दरअसल 4 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने शाहरुख के बंगले मन्नत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बंगले के अंदर जाने में असफल रहा। पुलिस को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला और शाहरुख खान के घर में घुसने वाला शख्स एक हो सकता है। वहीं सैफ की सेहत को लेकर आज हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे ने कहा कि सैफ अली खान अब बेहतर हैं, वो अच्छे से चल सकते हैं। उनकी सभी चोटों को देखते हुए उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाना सुरक्षित है। उन्हें एक विशेष कमरे में स्थानांतरित किया गया है। कई सावधानियां बरतनी होंगी, उन्हें आराम करना होगा और 1 सप्ताह किसी भी तरह की गतिविधि से परहेज करना होगा। इसके साथ ही डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर एक्टर की रीढ़ में चाकू और धंस गया होता तो रीढ़ में काफी नुकसान पहुंच सकता था। चाकू के टुकड़े को निकाल लिया गया है। इस घटना ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असली आरोपी तक पुलिस कब पहुंचेगी, इसको लेकर फडणवीस सरकार सवालों में है तो बिहार की एनडीए सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल गठबंधन के अंदर से ही उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा के मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एनडीए के अंदर की फूट खुलकर सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट। चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेल करने की तैयारी में है। उन्होंने बीपीएससी के छात्रों की डिमांड का समर्थन कर दिया है। साफ कह दिया है कि छात्रों की डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है। बीपीएससी के खिलाफ प्रशांत किशोर के प्रदर्शन का भी उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनके अनशन के मुद्दे से सहमति रखता हूं। चिराग ने आगे कहा कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। बीपीएससी ने जिस तरह से री एग्जामिनेशन कराए वो गलत है।
आयोग की तरफ से जिस तरह से एक सेंटर के अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन कराया गया वो गलत है। दो परीक्षा से कहीं ना कहीं गलत एडवांटेज मिलता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। गठबंधन के अंदर भी मैंने मुख्यमंत्री के सामने इस विषय को कई बार रखा है। किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, हमारी सरकार जरूर प्रयास करेगी। बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, अगर नहीं हुई तो री एग्जामिनेशन क्यों हुआ? बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करते हुए सभी अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम कराना चाहिए। चिराग ने आगे कहा कि मैं अगर विपक्ष में होता तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन और धरना सब करता, लेकिन सरकार का मैं अभी हिस्सा हूं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस तरह के आंदोलन या धरना का हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन में आपको मौका मिलता है कि सरकार के पास आप अपनी बातें रखें, और मैं ये लंबे वक्त से करता आ रहा हूँ। साफ है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के इस बयान को ही झूठा बता दिया है, जिसमें सीएम लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन चिराग ने धांधली की बात ही स्वीकार नहीं की है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी तय करने की मांग कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग किसके इशारे पर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। तो इस समय परेशानी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी कोर्ट ने इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुना दी है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 7 साल की जेल हुई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बनी अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जज नासिर जावेद राणा ने ये फैसला सुनाया। इमरान खान पिछले 18 महीने से अडियाला जेल में बंद है। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीवी को भी अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने इमरान पर 10 लाख रुपए और बुशरा पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की जेल ज्यादा काटनी होगी। जिस मामले में इमरान और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई है वो बहिया टाउन से जुड़ी जमीन और पैसे के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें इमरान पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये इमरान खान के पीएम कार्यकाल के दौरान हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीवी पर आरोप लगा था कि उन्होंने बहिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की। अदालत ने इन आरोपों को सही माना। इसके बाद इमरान और बुशरा को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया। बता दें कि अब तक पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्री जेल जा चुके हैं। इससे पहले नवाज शरीफ को भी जेल जाना पड़ा था। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान की सेना के साथ डील हो सकती है। इमरान खान ने समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि वो नवाज शरीफ नहीं है कि जेल से बाहर आने के लिए सरकारों से डील करेंगे। इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर देने को कहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की। जस्टिस शेखर यादव एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। बीएचपी के कार्यक्रम में उन्होंने जो बयान दिया था उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होना पड़ा था। कॉलेजियम जस्टिस यादव की सफाई से संतुष्ट नहीं था। उन्हें माफी मांगने के निर्देश दिए जाने की भी खबरें आई थी और अब जस्टिस यादव ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों पर दिए गए विवादित बयान के चलते विवादों से घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। जवाब में जज यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान की वजह से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा था और अब 1 महीने बाद उन्होंने चिट्ठी लिखकर अब अपना जवाब दाखिल किया है। जस्टिस शेखर यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हूं। मेरी बात किसी भी तरह के न्यायिक आचरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। मेरे भाषण को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बता दें कि यह मामला 8 दिसंबर का है, जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखते हुए अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के मुताबिक ही चलेगा, कानून उन्हीं के अनुसार चलता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अल्पसंख्यक देश के लिए घातक है। उनकी इस बात को लेकर काफी विवाद हो गया था, जिसके बाद इस पर सियासत भी देखने को मिली थी और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली बुलाकर नसीहत भी दी थी। अब देखना होगा कि जज शेखर यादव के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।